एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021-2022 डिस्कस कर रहे थे टर्म 1 का बिजनेस स्टडीज़ का, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी डल चुके हैं। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं पार्ट 3, जिसमें हम सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अपना सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यू आपको और चाहिए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन आ रहा होगा वो भी प्रेस कर लेना, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। टर्म 1 के लिए बहुत सारे एमसीक्यू आपको पता चल जाएंगे कि किस तरीके से आने वाले हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो भी हम आपके लिए डालते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो मत ही जाना। तो आइए अपना सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी क्या है बिजनेस स्टडीज़ का, एनालाइज करते हैं उसे भी डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करें अपने सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। होपफुली आप लोगों ने दोनों ही पार्ट देख लिए होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी के। जब भी आप सेक्शन सी देखने आए हैं, नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सेक्शन ए और सेक्शन बी देख कर आइए। अब स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन सी। सारा पैटर्न ए और बी का बता चुकी हूँ, आज बताऊंगी सेक्शन सी का। सेक्शन सी में क्या करना है आप लोगों ने, सेक्शन सी में पहले ही मैंने आपको बताया था कि कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक पैराग्राफ एक टेक्स्ट दे दिया जाएगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, इसमें आपके 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको बेस्ट 10 जो कि आपको बहुत अच्छे से आते होंगे वो 10 अटेम्प्ट करना। अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए तो जो ऊपर के 10 होंगे वो क्वेश्चन आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे और नीचे के 2 क्वेश्चन छोड़ दिए जाएंगे। ऐसे ही सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी यही है। अगर 24 क्वेश्चन है, अगर 20 क्वेश्चन आपसे बोले गए हैं कि आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आप गलती से 24 के 24 करके आ गए, तो जो टॉप 20 होंगे, चाहे नीचे के 4 सही हैं गलत है, सीबीएसई को उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो टॉप 20 क्वेश्चंस ले लेगी अपने। ऊपर के 20 क्वेश्चन वो एक्सेप्ट कर लेगी और नीचे के 4 क्वेश्चन रिजेक्ट कर लेगी। इसलिए पेपर को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना। ठीक है, आइए सेक्शन सी डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी क्या है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 49 to 54 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। आपको एक टेक्स्ट दिया गया है, इसको आपको रीड करना है और 49 से 54 तक क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे आपको उसके आंसर देने हैं। इसी टेक्स्ट के बेसिस पे 49 to 54 के हम आंसर्स देंगे। ठीक है, रीड करते हैं कि क्या पैराग्राफ में लिखा है। Sarthi, the name has been associated with the manufacturing and sale of fashion products since 1960, when Kapil Sarthi opened his first retail fashion clothing output in Ahmedabad. सारथी वो नाम है जो कि किससे एसोसिएट करता है, मैन्युफैक्चरिंग और फैशन प्रोडक्ट के सेल से एसोसिएट करता है 1960 से ही, जब कपिल सारथी ने अपनी पहली रिटेल फैशन क्लॉथिंग आउटलेट खोला था अहमदाबाद में। ठीक है, सारथी कॉस्मेटिक इनकॉर्पोरेट हुआ था इंडिया में 1940 में एंड बिकम द मेंबर ऑफ द S&M फैमिली ऑफ द कंपनीज इन 1959 में। सारथी कॉस्मेटिक इनकॉर्पोरेट हुआ था इंडिया में 1940 में और ये मेंबर बन गया था S&M फैमिली ऑफ कंपनी का। कब बना था, 1959 में। ठीक है, सारथी परफ्यूम्स बिगेन ऑपरेशन इन गुजरात इन एन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव S&M फैसिलिटी इन 1985। सारथी परफ्यूम्स जो बिगेन हुआ था ऑपरेट करना गुजरात में, कब हुआ था, 1985 में हुआ था। An important difference between S&M and most other companies is that instead of operating as one large corporation, it operates as 180 smaller companies, each focused on a specific product and area. देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंट है S&M और बाकी की कंपनीज में कि जो बाकी की जितनी कंपनी है वो तो 1 लार्ज कॉरपोरेशन पे ऑपरेट होती है, लेकिन जो S&M है उसने क्या किया, ऑपरेट किए 180 स्मॉलर कंपनीज ऑपरेट की, जिसमें हर एक का फोकस एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को लेकर के एक स्पेसिफाइड एरिया पे ही था, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे एक स्पेसिफिक एरिया पे था। ठीक है, S&M ने एक लार्ज कॉरपोरेशन ना बना करके 180 स्मॉलर कंपनीज बनाई, जिसमें हर एक का फोकस स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्पेसिफिक एरिया पे था, इम्प्लाइंग सेलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी। उसने क्या करा, सेलेक्टिव अथॉरिटी को बांट दिया, डिस्पर्स कर दिया अथॉरिटी, रिकॉग्नाइजिंग द डिसीजन मेकर नीड फॉर
ऑटोनॉमी, ठीक है, एज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज पुश डाउन द चेन ऑफ कमांड, यानी कि डिसीजन लेने की भी क्या दे दी, पूरी पूरी आज़ादी दे दी कि जो जिस प्रोडक्ट को जिस एरिया को संभाल रहा है वो ही उससे रिलेटेड डिसीजन ले, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी दे दी। इट इनेबल्स द कंपनी टू मेंटेन शॉर्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद कस्टमर एंड एम्प्लॉयज़। इससे क्या हुआ, शॉर्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन रही, कस्टमर और एम्प्लॉय से कॉन्टैक्ट करने में कोई डिले नहीं हुई, जल्दी से कॉन्टैक्ट हो गया, यानी कि शॉर्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का यूज किया गया कस्टमर और एम्प्लॉय से कांटेक्ट करने के लिए। एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, जिससे कि तेजी से क्या हुआ, टैलेंट डेवलप हुआ एम्प्लॉयज का। ये था आपका पैराग्राफ। आइए क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। पैराग्राफ में बेसिकली अगर समरी देखें तो यही था, सारथी नाम की जो कंपनी थी, ठीक है, S&M कंपनी के मेंबर बन गई थी। कैसे अलग है बाकी कंपनी से कि S&M एक लार्ज कॉरपोरेशन पे काम नहीं करती है, उसने स्मॉलर कंपनीज बनाई, 180 स्मॉलर कंपनीज बनाई, ऑपरेट करी, जिसमें हर एक का फोकस अपने एक प्रोडक्ट पे, अपने एक एरिया पे थी, और उसी को अथॉरिटी भी डिस्पर्स कर दी, अथॉरिटीज़ भी बांट दी गई और डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी दे दी गई। चेन ऑफ कमांड को छोटा कर दिया गया जिससे कि कस्टमर और एम्प्लॉय से जल्दी कांटेक्ट हो जाए और जिससे कि एम्प्लॉयज़ का टैलेंट भी क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, जल्दी से तेजी से डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये तो हमारा समरी थी पैराग्राफ की। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, आइडेंटिफाई द फिलॉसफी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय S&M थ्रू विच इट इज डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग हायरार्किकल लेवल्स। इसमें आपको फिलॉसफी आइडेंटिफाई करनी है जो कि S&M हमारी फॉलो कर रही है। उसने क्या करा, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट दिया हायरार्किकल लेवल्स पे। ठीक है, तो बताइए ये कौन सी फिलॉसफी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है या फिर डिवीजन ऑफ वर्क है या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। देखते हैं कि क्या है ये। देखिए, जब हमारी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज बांट दी जाती है, डिसीजन लेने में आज़ादी दे दी जाती है, तो वो क्या होती है, हमारी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाती है। जब डिसीजन से रिलेटेड फ्रीडम दे दी जाती है हायरार्किकल लेवल पे, यानी कि सभी लेवल पे डिसीजन फ्रीडम दे दी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी फिलॉसफी फॉलो की गई है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो 49 का तो हो गया बी। आप इस पैराग्राफ में भी देख ही रहे हैं कि क्या हुआ है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी गई है, यानी कि डिसीजन को लेकर के पूरी तरीके से आज़ादी दी गई है। तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है आपका। 50th क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। Why is there need to apply the philosophy being followed by S&M with caution? जो फिलॉसफी S&M ने फॉलो करी थी उस फिलॉसफी को कॉशन के साथ अप्लाई करना है, ऐसा क्यों जरूरी है, विद कॉशन, यानी कि कॉशन का मतलब विद सेफ्टी। जो फिलॉसफी S&M ने फॉलो करी थी उसको सेफ्टी के साथ अप्लाई करना क्यों जरूरी है, बताइए। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। पहले याद कर लीजिए कौन सी फिलॉसफी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन फिलॉसफी हमारी S&M ने फॉलो करी थी ना, तो उसे सेफ्टी के साथ यानी कि विद कॉशन करना क्यों जरूरी है। देखते हैं। ए है हमारा, एज इट कैन कॉज अ डिले इन कम्युनिकेशन, उसकी वजह से कम्युनिकेशन में डिले हो सकता है, या फिर बी, एज इट कैन कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, या फिर सी, एज इट कैन इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, या फिर टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड बढ़ सकता है, या फिर डी, एज इट कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म, या फिर फर्म की ग्रोथ के चांसेस रिड्यूस हो सकते हैं। तो बताइए क्यों विद कॉशन उस फिलॉसफी को फॉलो करना है, विथ सेफ्टी, कॉशन का मतलब सावधानी से, सेफ्टी से क्यों फॉलो करना है। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रहे हैं तो उसकी वजह से डिले इन कम्युनिकेशन तो नहीं होता, बल्कि जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी जाती है, अथॉरिटी को डिस्पर्स कर दिया जाता है, जिससे कि कम्युनिकेशन जल्दी हो जाता है। ठीक है, और इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड बढ़ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, बल्कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिल जाता है, वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी पर ध्यान दे पाती है। और जैसे कि डी दे रखा है, एज इट कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म, ऐसा भी नहीं है कि फर्म ग्रो करने के चांसेस कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। जब कंपटीशन आ जाता है डिपार्टमेंट के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं फर्म के ग्रो करने के। तो ये तीनों तो नहीं है। ठीक आंसर क्या है, बी है, एज इट कैन कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, थोड़ी सी वीकर हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, वो टुकड़ों में बट सकती है।
डिसइंटीग्रेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? बिकमिंग वीकर और बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो ये जरूर हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन से, एज इट कैन कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का डिसइंटीग्रेशन जरूर हो सकता है। तो 50 का हो गया हमारा बी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि एसएनएम ने क्या करा था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ रखा था, डिवाइड कर रखा था। तो वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है कि जो स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर करके क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय या वीकर हो सकती है। तो 50 का क्या हो गया, बी हो गया। 51st क्वेश्चन देखते हैं। 51st क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? The application of the philosophy discussed above can foster a sense of competition amongst the department, which in turn will help the firm in the following manner. जो फिलोसफी यहाँ पे अप्लाई हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई हुई है, आपको पता ही है। इसकी वजह से क्या आ गया, सेंस ऑफ कंपटीशन आ गया अमंग्स द डिपार्टमेंट के बीच में कंपटीशन राइज हो गया, ठीक है। विच इन टर्म विल हेल्प द फर्म इन द फॉलोइंग मैनर। तो बताइए फर्म को ये क्या हेल्प करेगा? फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रो करेगा फर्म को, या फिर बेटर कंट्रोल, या फिर रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, या फिर क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए जहाँ पे भी कंपटीशन आ जाता है वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने से क्या हो सकती है, आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है, आपकी फर्म क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। तो 51 का हो गया ए, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। अब देख ही रहे हैं कि ये कौन से कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट से रिलेट कर रही है ये पूरी केस स्टडी। तो आप कह सकते हैं ये क्वेश्चंस जो लिए गए हैं वो आपके चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग से बनाए गए हैं। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से है ये सारा। 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कोट द लाइन फ्रॉम द अबव विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिलोसफी टूवर्ड प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन टू एम्प्लॉयज। इसमें से आपको एक लाइन हाईलाइट करनी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि मैनेजमेंट एजुकेशन दे रही है एम्प्लॉयज को, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन टू एम्प्लॉयज। ये कौन सी लाइन हमारी हाईलाइट कर रही है पैराग्राफ में, आपको ये बताना है, ठीक है। एक दे रखी है मेंटेन शॉर्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरी है एसिलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, सी है हमारा सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, डी है रिकॉग्नाइजेस डिसीजन मेकर नीड फॉर ऑटोनॉमी। देखिए एसिलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट हमारे एम्प्लॉयज़ के एजुकेशन से रिलेटेड ही है, तो क्या हो गया, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन टू एम्प्लॉयज़। इस लाइन को कौन हाईलाइट कर रहा है? एसिलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट। ये हमने पढ़ा था हमारे पैराग्राफ में भी। तो 52 का आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया, ठीक है। अब 53 की बात करते हैं। 53 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज पुश डाउन द चेन ऑफ कमांड एज S&M enterprises, it provides the benefit of quick decision making to the organization because आपने एक लाइन पढ़ी होगी पैराग्राफ में, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज पुश डाउन द चेन ऑफ कमांड एट S&M एंटरप्राइजेस। इससे क्या हुआ, बेनिफिट मिला, क्विक डिसीजन मेकिंग मिली, जल्दी से जल्दी डिसीजन हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। तो बताइए ये लाइन किससे बिलोंग करती है, क्या कहना चाहती है ये लाइन? ए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मैनी लेवल्स, या फिर बी, ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू जनरेट मोर रिटर्न, या फिर सी, देयर आर इनोवेटिव परफॉर्मेंस सिस्टम, या फिर डी, इट्स अ मीन ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि डिसीजन को लेकर के फ्रीडम दे दी गई कि अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, डिसीजन हमारे क्या हो गए, क्विक, जल्दी से जल्दी लिए गए, बेनिफिट ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग मिल गया ऑर्गेनाइजेशन को। तो इससे क्या हुआ, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं रह गई कि वो अप्रूवल ले बहुत सारे लेवल से। तो इसका आंसर क्या हो गया, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मैनी लेवल। 53 का हो गया हमारा ए। अब 54 की बात करते हैं। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द फिलोसफी बीइंग फॉलोड बाय S&M इज नॉट फॉलोड बाय मोस्ट अदर कंपनीज, दिस टेल अस दैट द फिलोसफी इज। ये जो फिलोसफी S&M ने फॉलो करी है वो बहुत सारी कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, हमने ऊपर देखा था बहुत सारी कंपनी फॉलो नहीं कर रही है। बताइए ये क्या कह रहा है कि ये फिलोसफी कैसी है, ऑप्शनल है या कंपल्सरी है, या फिर लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट है, या फिर डी, मेयरली डन टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर है। देखिए ये फिलोसफी बहुत सारी और कंपनीज नहीं फॉलो कर रही है जो कि S&M फॉलो कर रही है, तो ये कैसी हो गई, ऑप्शनल हो गई। जब कोई फिलोसफी क्या होती है, सिर्फ कुछ ही बंदे फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते, तो वो क्या हो जाती है, ऑप्शनल हो जाती है। तो 54 का हो गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद कंजीवल, अ बी कीपर सिंस अप्रैल 2021, इज नाउ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग ट्राइब of at least 50 urban dwellers across Maharashtra raising bees and harvesting honey in their balconies
rooftops and back gardens. As he had been focused on eating right, the thought of domesticating honeybees to promote healthy consumption habits and seeing honey being cultivated right before his eyes was mesmerizing for him. Identify the factor constituting the general environment being discussed above. यहाँ पे आपको केस स्टडी दे रखी है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एनवायरनमेंट यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट एनवायरनमेंट का यहाँ पे डिस्कस हुआ है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या फिर सोशल एनवायरनमेंट या फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखिए केस स्टडी क्या कह रही है, पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद कंजीवाल है जो कि बी कीपर है, अप्रैल 2021 से अब वो ऐसे ग्रोइंग ट्राइब के पार्ट बन गए हैं जिसमें 50 अर्बन ड्वेलर्स हैं अक्रॉस महाराष्ट्र जो कि बीज रेज करते हैं और हनी हार्वेस्ट करते हैं अपनी बालकोनीज में, रूफटॉप में, बैक गार्डन में। अब उनका फोकस क्या है कि राइट सीइंग हनी बीइंग कल्टीवेट करना अपनी आंखों के सामने। ये क्या है, मोहम्मद कंजीवाल के लिए क्या है, एक तरीके से मेस्मराइजिंग है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों के सामने बीज को रेज कर रहे हैं और हनी हार्वेस्ट कर रही हैं। ये क्या है, एक तरीके का हेल्दी कंजम्पशन हैबिट को प्रमोट करना है कि अपने ही सामने हनी को कल्टीवेट किया जा रहा है। बताइए ये कौन सा फैक्टर है हमारे जर्नल एनवायरनमेंट का। देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करी जाए तो इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड बात होती है, ठीक है। तो इस केस स्टडी में मुझे इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कोई नई टेक्निक आई होती है या कोई नई टेक्नोलॉजी आई होती है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी ये नहीं है। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में किसकी बात की जाती है, स्टेबिलिटी की बात की जाती है, कंट्री से रिलेटेड बात की जाती है और ऐसी भी कोई बात केस स्टडी में नहीं की गई। यहाँ पे किससे रिलेटेड बात की गई है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड बात की गई है, तो ये क्या होगा, हमारा सोशल एनवायरनमेंट होगा। यहाँ पे बात की गई है सोसाइटी के हेल्दी कंजम्पशन हैबिट को प्रमोट करने की कि अपनी आंखों के सामने अगर हनी को कल्टीवेट करते हो तो क्या होगा, हेल्दी कंजम्पशन हैबिट प्रमोट होगी। तो ये क्या हो गया, आपका सोशल एनवायरनमेंट हो गया। और मोहम्मद केजरीवाल के लिए ये चीज़ क्या थी, बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग थी। वो उनको बहुत खुशी हुई कि लोग क्या कर रहे हैं, बीज को रेज कर रहे हैं और हनी हार्वेस्ट कर रहे हैं अपनी बालकोनीज में, रूफटॉप में, बैक गार्डन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके की सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो गया। तो ये क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है। तो 55 का हो गया बी। तो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर का है, आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा था एनवायरनमेंट। तो ये कौन से चैप्टर का है, बिजनेस एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 56 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जोलो अ मार्केटर ऑफ कार्स हैविंग 40% ऑफ द करंट मार्केट शेयर ऑफ द कंट्री एम्स एट इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर टू 70% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव द मैनेजर ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइड द एक्शन प्रोग्राम कवरिंग वेरियस एक्सपेक्ट्स। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिस्कस्ड अबव। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जोलो मार्केटर है कार का, जिनकी करंट मार्केट शेयर कितनी है कंट्री में, 40% है। लेकिन अब उनका एम है कि वो अपनी करंट मार्केट शेयर को बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें, मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करें। 40% से वो चाहते हैं कि अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करें, 70% पे आए नेक्स्ट फ्यू ईयर में। यानी कि वो चाहते हैं कि जो 40% करंट मार्केट शेयर है अब वो 70% मार्केट शेयर में आना चाहते हैं नेक्स्ट फ्यू ईयर में, यानी कि अपने वो मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी के मैनेजर ने बहुत सारे एक्शन प्रोग्राम स्पेसिफाइड करे, बहुत सारे एक्सपेक्ट को भी कवर किया उसमें। तो बताइए ये कौन सा फंक्शन है हमारे मार्केटिंग का जो कि यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ए है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, क्या यहाँ पे किसी तरीके का कस्टमर को सपोर्ट दिया जा रहा है, जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। बी है हमारा गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इन्फॉर्मेशन, क्या इस केस स्टडी में किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जा रहा है, किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज या गैदर किया जा रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं किया जा रहा। सी है हमारा प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या यहाँ पे कोई प्रोडक्ट डिजाइनिंग या उसके डेवलपमेंट की बात की जा रही है, नहीं जी, ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केटिंग की प्लानिंग की जा रही है कि किस तरीके से मार्केट शेयर को 40% से 70% पे लाया जाए। उस कंपनी के मैनेजर ने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे एक्शन प्रोग्राम स्पेसिफाइड कर रखे हैं जिसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट को कवर कर रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, मार्केटिंग की प्लानिंग चल रही है इस केस स्टडी में। तो 56 का हो गया हमारा डी, क्या हो गया, 56 का हो गया डी। तो इसका आंसर हो गया मार्केटिंग प्लानिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आपको दिख ही रहा है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पूछा हुआ था, तो कौन से चैप्टर से हो गया, चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट से। 56 भी हमारा अब हो गया।
अब 57th क्वेश्चन की बात करते हैं। 57th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्टाइल एंड फिट अ फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू ऑफर 50% ऑफ ऑन ऑल इट्स प्रोडक्ट ड्यू टू द फॉल इन प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट एज मोर एफिशिएंट सब्स्टिट्यूट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। Identify the pricing objective included by the firm which has made the firm resort to discounting its product। स्टाइल एंड फिट एक फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने डिसाइड करा कि वो अपने प्रोडक्ट पे 50% ऑफ देगी, ऑफर निकालेगी 50% ऑफ का। ऐसा इनको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही है, फॉल हो रही है, क्योंकि उनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ चुके हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं चल पा रहा है। इसलिए उन्होंने डिस्काउंट देना स्टार्ट किया है, 50% ऑफ करना स्टार्ट करा है। ठीक है, तो बताइए ये कौन सा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जो फर्म को करना पड़ रहा है, डिस्काउंटिंग देना पड़ रहा है अपने प्रोडक्ट को लेकर के। तो बताइए क्या कौन सा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है। तो आप देख ही रहे हैं जैसे कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा हुआ है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन से चैप्टर का हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 11 का हो गया। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा रहा है, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। क्या मार्केट शेयर लीडरशिप को ऑब्टेन किया जा रहा है? नहीं, बल्कि हमारी मार्केट शेयर तो गिरते चले जा रहे हैं, हमें तो डिस्काउंट देना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ गए हैं मार्केट में। या फिर बी, सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट। या फिर सी, अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। या फिर डी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। देखिए एक लाइन होती है पूरी केस स्टडी में, एक लाइन अगर आपको समझ आ गई तो केस स्टडी का आंसर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है ये कि क्या करना पड़ रहा है, उसे 50% का डिस्काउंट देना पड़ रहा है क्योंकि उसकी डिमांड क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, सब्स्टिट्यूट आ गए हैं मार्केट में इसीलिए। तो क्या करना चाह रहा है वो सर्वाइव करना चाह रहा है अपने कॉम्पिटेटिव मार्केट में, क्योंकि उनके कॉम्पिटेटिव ने क्या निकाल दिए हैं, बहुत सारे एफिशिएंट सब्स्टिट्यूट निकाल दिए उसके प्रोडक्ट के। तो उसे क्या करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, इसीलिए वो डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या हो गया, 57 का हो गया बी, सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो ये केस स्टडी किस पे बेस्ड हो गई, हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रही है, कॉम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। तो 57 का हो गया हमारा बी। 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू बिकम अ मार्केट लीडर। फॉर दिस purpose the manager follow an activity with certain logical steps. The first step suggested by him is to increase profit by at least 30% in the next quarter. What will be the last step of the activity being followed by the manager? पहले तो यहाँ पे एक्टिविटी आइडेंटिफाई करोगे, फिर उस एक्टिविटी का लास्ट स्टेप आइडेंटिफाई करोगे इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, लास्ट स्टेप पूछ रहा है एक्टिविटी का, कौन सा लास्ट स्टेप एक्टिविटी का मैनेजर फॉलो करेगा यहाँ पे देख लेते हैं। पहले केस स्टडी क्या कह रही है, देखिए सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मार्केट लीडर बनना चाहती है। कोरोना काल में तो सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केट लीडर बन ही चुकी है, ठीक है, इसलिए इस पे क्वेश्चन डाल दिया गया आपकी बिजनेस स्टडीज में कि सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मार्केट लीडर बनना चाहती है। उसके लिए मैनेजर बहुत सारी एक्टिविटी फॉलो कर रहा है लॉजिकल स्टेप के साथ। जो फर्स्ट स्टेप उन्होंने सजेस्ट किया है वो सजेस्ट करा है कि उनको अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है एटलीस्ट 30% से नेक्स्ट क्वार्टर में उनको अपना क्या करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है 30% से। तो बताइए लास्ट स्टेप क्या है इस एक्टिविटी का जो कि मैनेजर को फॉलो करना चाहिए। पहले तो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है, फिर उस एक्टिविटी का लास्ट स्टेप आइडेंटिफाई करना है। अगर मैंने बता दिया ये कौन से चैप्टर का है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है फॉलो अप एक्शन, या फिर बी है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, या फिर सी है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, या फिर डी है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट को इंक्रीज करना है 30% से नेक्स्ट क्वार्टर में। मैंने पहले ही बोला था केस स्टडी में एक लाइन ऐसी दी होती है, अगर वो समझ आ गई ना तो पूरी केस स्टडी समझ आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव सेट हो रहा है, यानी कि मैनेजर ने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, और ऑब्जेक्टिव सेट करना किस में होता है, प्लानिंग में होता है। तो यानी कि एक्टिविटी क्या परफॉर्म करी जा रही है, यहाँ पे प्लानिंग करी जा रही है। तो ये कौन से चैप्टर से हो गया ये क्वेश्चन, प्लानिंग चैप्टर से ये क्वेश्चन है। वैसे तो आपको ऑप्शंस भी सारे प्लानिंग चैप्टर के दिख ही रहे हैं, तो आपको प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप पूछा हुआ है यहाँ पे। तो बताइए प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या होता है, फॉलो अप एक्शन। इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग मैनेजर लास्ट स्टेप क्या परफॉर्म करेगा, फॉलो अप एक्शन। तो 58 का हो गया ए। 59th क्वेश्चन की बात करते हैं। 59th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन शर्लिन Private Limited, there is one head, Shalin, who has 2 lines of authority under her. One line consists of Sara, Rajat, Abhishek, Ismail, Krish. Another line of authority under Shalin is
Lata, Rupa, Geet, Hussain, Preeti. According to the principle of management given by Fayol, if Ismail has to communicate with Hussain, who is at the same level of authority, then illustrate the route he will have to traverse. देखिए क्वेश्चन किसका है, पहले ही बता दिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो दिए हैं वो भी फेयोल के ही किसी प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शलीन प्राइवेट लिमिटेड में शलीन जो कि एक हेड है, 2 लाइन्स ऑफ अथॉरिटी है, उसके अंडर 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी है। एक लाइन में तो सारा, रजत, अभिषेक, इस्माइल और क्रिस है, और अनदर लाइन ऑफ अथॉरिटी में शलीन की अनदर लाइन ऑफ अथॉरिटी में लता, रूपा, गीत, हुसैन और प्रीति है। ठीक है, अब बताना है आपने कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि फेयोल ने दिया है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इस्माइल को हुसैन से बात करनी है। क्या करना है, इस्माइल को हुसैन से बात करनी है जो कि उसकी सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे है। तो बताइए वो किस रूट से होकर के जाएगा। अगर आप लोगों ने स्केलर चेन पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली आता होगा, बिना ऑप्शन देखे आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, शलीन है, शलीन की एक लाइन में तो 1 लाइन ऑफ अथॉरिटी में तो ये सब लोग हैं और अनदर लाइन में ये सब लोग हैं। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब करना क्या है, इस्माइल को किससे बात करनी है, इस्माइल को कम्युनिकेट करना है हुसैन से, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे है। उसे कैसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, स्केलर चेन में हमने देखा है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हाईएस्ट टू लोअर रैंक कम्युनिकेट करते हैं, स्केलर चेन बोलते हैं उसे। स्केलर चेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू फेयोल तो कैसे कम्युनिकेट करा जाएगा, इस्माइल पहले अभिषेक से कम्युनिकेट करेगा, फिर अभिषेक रजत से, रजत सारा, सारा शलीन से, फिर शलीन लता से, लता रूपा से, रूपा गीत से, गीत हुसैन से। इस तरीके से इस्माइल क्या कर पाएगा, हुसैन से कम्युनिकेट कर पाएगा। ऐसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, चेन ऑफ कम्युनिकेशन से वो क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। इस्माइल अभिषेक से, अभिषेक रजत, देन सारा, देन शलीन, देन लता, देन रूपा, देन गीत, देन हुसैन। अब ये वाला ऑप्शन आपने अपने ऑप्शंस में ढूंढ लेना है और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, ए वाले में दिख रहा है, इस्माइल अभिषेक रजत सारा, देन शलीन, देन लता, देन रूपा, देन गीत, देन हुसैन। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इस्माइल को पहले अभिषेक से, अभिषेक को रजत से, रजत को सारा से, सारा को शलीन से, शलीन को लता से, लता को रूपा से, रूपा को गीत से, गीत को हुसैन से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इस तरीके से इस्माइल हुसैन तक बात पहुंचा पाएगा। तो ये स्केलर चेन का क्वेश्चन था। मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया कि कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 59 में ये कौन से चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का स्केलर चेन का क्वेश्चन हो गया। प्रिंसिपल है, अगर पूछा जाए कौन सा प्रिंसिपल है ये, तो स्केलर चेन ये प्रिंसिपल है। तो 59 का तो फिलहाल ए आंसर हो गया। According to the technique of scientific management, differential piece-weight system, how much more will a worker making 60 units earn as compared to worker making 49 units? If the standard output per day is 50 unit and those who make standard output or more than standard get rupees 75 per unit and those below get rupees 65 per unit. देखिए ये टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, यानी कि ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, उसका ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए एक वर्कर 60 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें, और एक वर्कर 49 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 49 यूनिट्स बना रहा है। तो बताइए इन दोनों में कितना डिफरेंस होगा। तो बताइए 60 यूनिट्स वाला कितना ज़्यादा अर्न करेगा 49 यूनिट्स वाले से, ये आपसे पूछा हुआ है। कितना ज़्यादा, हाउ मच मोर विल अ वर्कर मेकिंग 60 यूनिट्स अर्न, 60 यूनिट्स जो बना रहा है वो कितना अर्न करेगा एज कम्पेयर टू वर्कर मेकिंग 49 यूनिट्स। जो वर्कर 49 यूनिट्स बना रहा है उससे कितना ज़्यादा अर्न करेगा 60 यूनिट्स बनाने वाला वर्कर। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा पर डे का कितना है 50 यूनिट है, और जो लोग 50 यूनिट या फिर 50 यूनिट से ज़्यादा बना रहे हैं उनके लिए पे कर रहा है 75 रुपीज़ पर यूनिट पे किया जा रहा है। और जो बिलो बना रहे हैं, जो 50 यूनिट से नीचे बना रहे हैं यानी कि 49 यूनिट बना रहे हैं, उनको कितनी पे की जा रही है, उनको 65 पर यूनिट पे किया जा रहा है। जो वर्कर 50 यूनिट या 50 यूनिट से ज़्यादा बना रहे हैं उनको तो ₹75 पर यूनिट दिया जा रहा है। जो वर्कर 50 यूनिट से नीचे बना रहे हैं उनको 65 पर यूनिट दिया जा रहा है। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में कितना डिफरेंस हो गया कि एक वर्कर 60 यूनिट्स बना रहा है तो कितना अर्न करेगा, एक वर्कर 49 यूनिट्स बना रहा है तो कितना अर्न करेगा,
और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको 3 चीज़ें निकालनी है। पहले 60 यूनिट वाला देखना है कि 60 यूनिट वाला कितना अर्न करेगा, उसके बाद देखना है 49 यूनिट वाला कितना अर्न करेगा। मैं आपको बता देती हूँ, जो 60 यूनिट बना रहा है उसकी अर्निंग कैसे निकलेगी, उसकी अर्निंग तो ₹75 पर यूनिट के अकॉर्डिंग निकलेगी, और जो 49 यूनिट बना रहा है उसकी अर्निंग किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, 65 पर यूनिट के अकॉर्डिंग निकलेगी, क्योंकि 60 यूनिट 50 स्टैंडर्ड यूनिट है ना, स्टैंडर्ड यूनिट से ज़्यादा है उसको तो ₹75 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और जो 49 यूनिट है जो कि 50 यूनिट से कम है, स्टैंडर्ड यूनिट से कम है, उसको किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, 65 पर यूनिट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट का कितना निकला, 4500 निकला। कैसे निकला, 60 यूनिट बना रहा था मोर देन वाला, मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट 50 यूनिट से ऊपर वाले क्या है, मोर देन वाले में जाएंगे, और मोर देन वालों को कितना मिल रहा है, 75 पर यूनिट मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 60 × 75 कर देंगे, 4500 रुपीज उसकी अर्निंग आ जाएगी। और जो बिलो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट से कम बना रहे हैं, यानी कि 50 से कम बना रहे हैं, 49 यूनिट बना रहे हैं, उनको जो अर्निंग मिलेगी वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, 65 पर यूनिट के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो जब हम 49 × 65 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3185 आ जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि 60 यूनिट बनाने वालों की अर्निंग कितनी ज्यादा होगी 49 यूनिट बनाने वालों से। तो क्या कर देंगे, जब आप 4500 - 3185 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 1315 आ गया। और 1315 हमें कहाँ दिख रहा है, ये रहा सी, हमारा ₹1315 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। 60 यूनिट वाले 1315 ज़्यादा बना रहे हैं 49 यूनिट से, तो 60 का आंसर हो गया सी। आज के लिए बस इतना ही। आपका सैम्पल पेपर बिजनेस स्टडीज का पूरा हो चुका है। बाकी आपको किसी तरीके का डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर और भी बहुत सारे एमसीक्यू करने हों आप लोगों को, इस चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यू डले हुए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहिएगा, और बहुत सारे आगे ऐसे ही एमसीक्यू आने वाले हैं। ये जैसी भी केस स्टडी आप लोगों ने यहाँ पे करी है, ये मैंने अपने एमसीक्यू में भी डाल रखी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आप टर्म 1 के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी और भी मिक्स सीरीज आगे आने वाली है, तो आप चेकआउट करते रहिएगा प्लेलिस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे, ये सॉल्यूशंस आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर देते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना कि उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। बाकी तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।